हेलो स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज चैप्टर 6 एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो थ्योरेटिकल है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा और हम इस सेकेंड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन इज अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ एन अप्लाइड हॉरिजेंटल फोर्स 7 न्यूटन ऑन अ टेबल। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.1, इतना कोफिशिएंट म्यू दिया हुआ है। ये आपको क्या दिया हुआ है, अप्लाइड हॉरिजेंटल फोर्स एफ दिया हुआ है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, 4 कंडीशन दी गई हैं। वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड, टाइम भी गिवन है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन द 10 सेकेंड, वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इन 10 सेकेंड्स एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इन 10 सेकेंड्स एंड इंटरप्रेट योर रिजल्ट। आपको रिजल्ट को भी बताना है क्या क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो पहले गिवन थिंग्स हैं वो लिख लेते हैं। एम गिवन है, मास इज 2 kg। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तभी तो वो चलना शुरू करेगा। म्यू आपका दिया हुआ है 0.1। ठीक है, अप्लाइड फोर्स एफ इक्वल्स टू 7 न्यूटन एंड टाइम इक्वल्स टू 10 सेकेंड। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ इक्वल्स टू क्या होता है, म्यू एम जी होता है। पढ़ चुके हैं आप लोग, पता है आप लोगों को। वैल्यू पुट कर दें 0.1 इंटू 2 इंटू 9.8। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1.96 न्यूटन। अगर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है देन द नेट फोर्स कौन सा हो जाएगा, नेट फोर्स। आपको पता है जो अप्लाइड फोर्स होता है, जो फ्रिक्शन फोर्स होता है, दोनों क्या होते हैं, अपोजिट टू ईच अदर। तो नेट फोर्स करेंगे, नेट फोर्स का मतलब क्या है, अब हम ये फोर्स और दूसरा फोर्स भी जोड़ देंगे। आप जोड़ेंगे तो लेकिन विद साइन जोड़ेंगे, जो अपोजिट है, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में अगर लग रहा है तो उसको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेट फोर्स अंडर विच बॉडी मूव्स, तो दोनों को माइनस कर देंगे। अंडर विच बॉडी मूव, सपोज ये एफ डैश है अगर, तो ये क्या हो जाएगा, एफ माइनस एफ। दिस इज अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स एंड दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो टोटल फोर्स जो लग रहा होगा वो एक्चुअली कौन सा लग रहा होगा, 7 माइनस 1.96 विच इज़ इक्वल्स टू 5.04 न्यूटन। ये आपका हो गया टोटल फोर्स। ठीक है, हैंस एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड, जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या होगा, ए इक्वल्स टू एफ डैश बाई एम। तो ये हो जाएगा 5.04 बाई 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 2.52 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन निकाला है ना, उसकी तो यूनिट यही होती है। उसके बाद देखिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। तो एस जो होता है वो आपको पता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। ए हम निकाल चुके हैं और टी हमें गिवन है, वैल्यू हम पुट कर दें इसमें ही, तो हमें क्या मिलेगा, 0 इंटू 10 प्लस हाफ इंटू 2.52 इंटू 10 टू पावर 2 इक्वल्स टू 126 मीटर। ठीक, अब हमें इसका वैल्यू देनी है सबकी। अब हम बात करें ए की, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड। तो वर्क डन अभी क्या हो जाएगा, एफ एस। ठीक है, तो एफ 7 था और एस हमने निकाल लिया 126 और ये कितना हो जाएगा, 882 जूल। वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल होती है, तो ये 882 जूल आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या पूछा गया है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो यहाँ पे अब हम फ्रिक्शन फोर्स यूज़ करेंगे इन 10 सेकेंड। फिर से क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ एस। माइनस साइन यहाँ पे सिर्फ ये शो कर रहा है कि ये डायरेक्शन अपोजिट होगा, बाकी अगर आप माइनस ना भी लगाएं तो आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो माइनस 1.96 इंटू 126 ये आपको दे देगा माइनस 246.96 जूल। ठीक है, ये आपका आ जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वर्क डन, नॉट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सी, अगला टॉपिक जो है वो क्या है, अगला पॉइंट, वर्क डन आपको फाइंड आउट करना है बाय द नेट फोर्स। वर्क डन बाय नेट फोर्स इन 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड में जो नेट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, नेट। अब नेट वाला यूज़ कर लेंगे, हम नेट फोर्स यूज़ कर लेंगे तो नेट वाला वर्क डन मिल जाएगा, तो 5.04 इंटू 126 एंड ये आपको क्या दे देगा, दिस इज 635.04 जूल। ये नेट आपका वर्क डन हो जाएगा। डी में पूछा है फाइनल वेलोसिटी अटेन बाय द बॉडी। तो अब हम निकाल लें फाइनल वेलोसिटी
अटेन्ड बाय बॉडी इन 10 सेकेंड्स, क्या हो जाएगा, v इक्वल्स टू u प्लस 80 इक्वल्स टू 0 प्लस 2.52 इंटू 10, ये आपको क्या दे देगा, 252 मीटर पर सेकेंड। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 2 इंटू अंदर क्या हो जाएगा 2.550, u तो आपका क्या इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये आपका जो आएगा आंसर दिस इज 635.04 जूल। ठीक है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू वर्क डन बाय द नेट फोर्स। आप देख रहे हैं ना, नेट फोर्स से हमने ये देखिए यहाँ पे नेट फोर्स से जो वैल्यू आई है वही इससे वैल्यू आई है, यही इंटरप्रिटेशन है, हम इंटरप्रेट कर रहे थे ना, ये बोला गया है कि इंटरप्रेट योर रिजल्ट, तो यहाँ पे रिजल्ट जो है ये लॉ भी इंटरप्रेट कर रहा है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो वर्क डन होता है, यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम को ये फुलफिल कर रहा है। ओके, तो होप सो कि क्लियर हुआ होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, the potential energy function for the particle execute linear simple harmonic motion is given by Vx equals to kx square by 2, where k is the force constant of the oscillator for k equals to 0.5 आपको given है, this is what k equals to 0.5 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, और द ग्राफ Vx वर्सेस x, ये जो दिख रहा है आपको Vx है, यहाँ पे देखिए y एक्सिस पे और x एक्सिस पे x दिया हुआ है, Vx वर्सेस x shown in the figure show the particle of the total energy 1 joule moving under this potential must, ठीक है, must turn back when it reaches x equals to +-2। ये जो लिमिट दी गई है ये क्या है, +-2 का मतलब जब ये पॉजिटिव सिचुएशन में होगी तो +2 और जब ये निगेटिव सिचुएशन में होगी तो ये -2 मीटर तक जा रही है, मतलब जो मैक्सिमम लिमिट है ये इसकी जो है वो क्या है, ये यहाँ पर ये जो दिख रही है इधर +2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, इस लिमिट तक ये मैक्सिमम जा रही है, मीन सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, बोल रहा है वो। तो देखिए टोटल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हम देखें कि हमें पता है कि टोटल जो एनर्जी होती है या टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात करें अगर हम सिंपली हम टोटल एनर्जी भी लिख लें यहाँ पर, तो वो क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी एंड प्लस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वी नो दैट। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर एंड प्लस हाफ mk स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 1 इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, टोटल एनर्जी 1 जूल दी हुई है इसलिए यहाँ पे 1 जूल रख लिया। ठीक है, एंड प्लस हाफ इंटू हाफ एक्स स्क्वायर, तो ये पूरा हम इसको इक्वेशन को जब सिम्बलाइज करेंगे तो ये हमें मिल जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2mv स्क्वायर इक्वल्स टू 4। द पार्टिकल टर्न बैक एट एक्स, कब टर्न बैक होगा, जब v 0 हो जाता है तभी तो टर्न बैक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द पार्टिकल टर्न बैक एट एक्स व्हेन v इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसलिए x प्लस 2m इस वाली इक्वेशन में v 0 रख दें हम, 0 स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो x जो मिल गया हमें वो क्या मिल गया, x इक्वल्स टू आपको क्या मिल गया 2m। ठीक है, ये 2 इधर जाएगा माइनस, ये 2 इधर जाएगा ना, अच्छा ये 2 इधर क्यों जाएगा, ठीक ठीक ठीक, x इक्वल्स टू ये तो आपको मिल गया 2 मीटर्स। ठीक है, और दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 मीटर्स, क्योंकि 1 मिनट मैं इसको फिर से पूरा सा कर देती हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू 4, सिंपल। ठीक है, इक्वल्स टू √4 और x इक्वल्स टू 4 का सिंपली 2 निकलेगा, बट +-2 निकलता है। हम जो कंसीडर करना चाहें वो वैल्यू कंसीडर करते हैं, जनरली पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं। इस सिचुएशन में आपको पता है कि पॉजिटिव से निगेटिव जाएगा क्योंकि लिमिट्स की बात होगी यहाँ पे फिर। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया, सिंपल हमने क्या एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया और कुछ नहीं किया, और वैल्यूज़ जो दी गई थी उनको रख दिया है, सिंपली एक्स की वैल्यू निकाल दी है, वेरीफाई हो गया ये। ठीक, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ चैप्टर 6। क्वेश्चन एक्चुअली ऑब्जेक्टिव टाइप है, सिर्फ आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, बट यहाँ पर मैं इसको आपको सॉल्व करके बताऊँगी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि वो कैसे सही होगा। एक्चुअली यहाँ पे क्या है, अ बॉडी इज़ मूविंग यूनिडायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सोर्स ऑफ कॉन्स्टेंट पावर, its displacement in time is t
इज़ प्रोपोर्शनल टू, उस सिचुएशन में जब पावर की बात करी जा रही है उस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इसके टी की कितनी पावर के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये पूछा जा रहा है। तो इसी को हमें सॉल्व करना है, शो करना है कि क्या आएगा, टी की किस पावर के बराबर होगा, एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके बराबर होगा। तो पावर से स्टार्ट करना है, तो पावर इक्वल्स टू एफ वी होता है, वी नो दैट, एम ए, एफ क्या होता है, एम ए होता है, और ये क्या हो जाएगा, वी। ए जो होता है देखिए, ए इज़ डी वी बाय डी टी, इसको यहाँ पे हम पुट कर दें तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एम डी वी बाय डी टी ऑफ वी। ठीक है, तो देखिए वी डी वी बाय डी टी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी बाय एम। इसको इधर से, ये पी बराबर है ना, पी को हम इधर ले आए और इसको ये से रख दिया ऐसा। ये क्या हो जाएगा, के कांस्टेंट हो जाएगा। अगर हम इसको और बराबर कर दें तो दिस इज़ द कांस्टेंट। अच्छा, अगर ये कांस्टेंट है तो हम इसको लिख सकते हैं वी डी वी इक्वल्स टू क्या, के डी टी। ये पूरा टर्म हमने कांस्टेंट मान लिया, तो ये के डी टी के बराबर हो गया। अगर ये के डी टी के बराबर हो गया तो हम लिमिट्स रख दें वी डी वी एंड 0 टू वी और इक्वल्स टू ये 0 टू के ऑफ के डी टी। ठीक है, v जो है वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 के टी। वी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 के टी। ये कहाँ से निकलेगा, अंडर रूट 2 के टी। देखिए यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय 2, 0 टू वी इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा, सिंपल के टी। ये कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे, टी आ जाएगा, टी में भी 0 टू टी आपकी लिमिट लग जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू के टी। तो यहाँ से आ जाएगा v इक्वल्स टू वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 के टी एंड दिस v इक्वल्स टू अंडर रूट 2 के टी। ठीक है, ये आ गया आपका। अब देखिए डी एस बाई डी टी इक्वल्स टू अंडर रूट 2 के टी लिख सकते हैं हम। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि v जो होता है डी एस बाई डी टी होता है। यहाँ पे लिख लीजिए बिकॉज v इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी एस बाई डी टी। हमें तो डी एस की वैल्यू चाहिए टी के रिस्पेक्ट में, तो हम बस अब इसको फॉर्मूला हमारा बनने ही वाला है, 2 के टी और डी टी लिख सकते हैं हम। ठीक, अब हम इसको फिर से इंटीग्रेट कर दें, लिमिट्स लगा दें। लिमिट्स क्या लगा दें, हम मान लें कि दिस इज़ 0 टू एस और ये अंडर रूट 2 के तो कांस्टेंट ये बाहर निकाल लिया, और ये 0 टू टी ऑफ टी हाफ डी टी, क्योंकि अंडर रूट में था ना, हमने इसको टी हाफ लिख लिया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा हमारा, जो यहाँ पे हमें एस मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा अंडर रूट 2 के, और यहाँ पर हाफ नीचे, ऊपर नीचे क्या आएगा 3/2 और ऊपर क्या आ जाएगा 3/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3/2 ऑफ 3/2। तो हमें तो क्या करना है, ये तो कांस्टेंट टर्म इधर चला जाएगा, हमें तो इससे मतलब है। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बराबर है, 3/2 के बराबर है। तो आपको कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका जो है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, होप सो कि आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ चैप्टर 6. Question tells that a body constrained to move along the z-axis of the coordinate system is subjected to a constant force F. ये F दिया हुआ है आपको, किस सेंस में दिया हुआ है, एक्स वाई जेड की डायरेक्शन में। आई जे के आपके यूनिट वेक्टर्स हैं, यहाँ पर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स होते थे। व्हाट इज़ द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन मूविंग द बॉडी अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर अलॉन्ग द जेड एक्सिस। तो सिंपल है, फोर्स वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट एस, वही लगाना है हमें यहाँ पे। बस यहाँ पे क्या है कि अभी क्या बोल दिया है कि 4 मीटर है डिस्टेंस, किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। बस हमें ये सेंस थोड़ा देखना है, जेड डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे 4 को जब हम डायरेक्शनल फॉर्म में लिखेंगे तो 4k लिखेंगे, है ना। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो हमसे क्या लिखेंगे 4k बस, और डॉट प्रोडक्ट ले लेना हमें उसको। तो सिंपल आपको गिवन क्या है, f इक्वल्स टू माइनस ऑफ आई प्लस 2j एन प्लस 3k एन न्यूटन। दिस इज एन इज़ न्यूटन, इसके साथ नहीं है, ठीक है, ये थे न्यूटन। एस जो है क्योंकि ये जेड डायरेक्शन में है तो हम इसको एस के कैप इस तरह से लिख सकते हैं। और डब्लू क्या होता है आपका, एफ डॉट एस होता है। अब डब्लू जब एफ डॉट एस होता है तो हम इसको डॉट प्रोडक्ट ले लें, दिस इज़ लाइक इस तरह से। और आपको पता है कि इसमें क्या करते हैं, जो सेम होते हैं वही मल्टीप्लाई होते हैं, बाकी तो मल्टीप्लाई नहीं होता, बाकी मल्टीप्लाई होकर क्या दे देते हैं, 0 दे देते हैं ना। तो यहाँ पर केवल के वाला प्रोडक्ट के से मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई तो आप सब कर लो सबसे, लेकिन बाकी सब क्या दे देंगे, 0 दे देंगे। आपको सिर्फ क्या मिलेगा, 3 4 12 के ऑफ के, ठीक, के डॉट के 1 दे देते हैं आपको, तो आपको मिल जाएगा 12 जूल। ये आ गया आंसर वर्क डन।
वर्क डन क्या आ गया, 12 जूल आ गया। ठीक है, ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टीज़ आप पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको ज़्यादा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि जब आई का के से मल्टीप्लाई होगा तो आई डॉट के 0 दे देगा, जे डॉट के 0 दे देगा, बट के डॉट के क्या देगा आपको 1 देगा। वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ करी गई है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 12. Hello students, this is question number 12 of chapter 6. Question number 12 says an electron and a proton detected in a cosmic rays experiment. The first with kinetic energy 10 kilo electron volts and the second is 100 kilo electron volts. Which is the faster, the electron or the proton? Ratio of their speeds find out करनी है और ये भी बताना है कि कौन फास्टर है। तो देखिए हम मान लें कि वी जो है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वी पी स्पीड ऑफ प्रोटॉन है, एम जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एंड एम पी मास ऑफ प्रोटॉन है। देन हाफ एम ई वी ई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स दिया हुआ है ना वहाँ पे ये, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10⁻³ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, -15 जूल्स। अब हम प्रोटॉन के लिए कर लें, एम पी वी पी स्क्वायर, तो वहाँ पे क्या है 100 किलो इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट्स गिवन है। तो ये क्या हो जाएगा 100 इंटू 10⁻³ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इट्स 1.6 इंटू 10⁻⁻14 जूल। तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, अभी प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है क्योंकि 10⁻⁻14 है और ये क्या है 10⁻⁻15 है। अब हमें क्या करना है, इसका रेशियो निकालना है। ठीक है, अभी हम काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं, हमें क्या बताना है स्पीड किसकी ज़्यादा है। तो देखिए वी ई स्क्वायर अपॉन हाफ एम पी वी पी स्क्वायर रेशियो निकाल रहे हैं। अब हम 1.6 इंटू 10⁻⁻15 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻14, यह आपको दे देगा 1/10। और यहाँ से भी हम क्या कहेंगे कि और वी ई अपॉन वी पी जो हो जाएगा, इसी को आगे सॉल्व कर रहे हैं, दिस इज़ इक्वल्स टू एम पी अपॉन 10 एम ई। एम एम वाले टर्म हम इधर ले आए, हाफ ऑफ तो कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, और वी ई अपॉन वी पी जो है ये हो जाएगा। तो एम ई हमें गिवन है कि एम ई जो होता है वो 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। ठीक है, एंड एम पी जो होता है वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है। क्लियर, तो इसलिए वी ई अपॉन वी पी जो हो जाएगा, वैल्यू पुट कर देते हैं और सॉल्व कर लेते हैं सिंपली। तो ये आपका हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31। इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 13.54। रेशियो है इसलिए कोई यूनिट हम नहीं लिखेंगे। रेशियो का जो यूनिट आएगा वी ई अपॉन वी पी, यानी कि वेलोसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन इज़ 13.54। तो देखिए इसमें कुछ ऐसा था नहीं जो आपको समझ में ना आए, बहुत ही छोटा सा एक फॉर्मूला लगाया है और उसका बस रेशियो निकाल दिया गया, जैसा बोला गया वैसा कर दिया गया है। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल। स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ चैप्टर 6। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। अ रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 2 मिलीमीटर फॉल्स। रेडियस जो ड्रॉप की रेडियस है वो क्या है 2 मिलीमीटर्स है, और ये एक हाइट से फॉल हो रही है और वो हाइट क्या है 500 मीटर है अबव द ग्राउंड। इट फॉल्स विद डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन अंटिल अ हाफ इट्स ओरिजिनल हाइट। अपनी ओरिजिनल हाइट के आधा तक जब ये पहुंचती है ना, तब तक ये क्या कर रहा है, डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन कर रहा है, जबकि नीचे आता है तो इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन होता है ना, वेलोसिटी बढ़ती जाती है। लेकिन यहाँ पर जब इसकी बात आती है तो क्या होता है, टर्मिनल वेलोसिटी हो जाती है, मतलब फिर उसके बाद एक कांस्टेंट स्पीड से नीचे आता है। अभी आगे एक टॉपिक है फ्लूइड चैप्टर है, उसमें आप ये चीज़ें पढ़ेंगे। अभी शायद ये चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही होगी, लेकिन क्या होता है कि जब ऊपर से नीचे तक आती है कोई भी चीज़, मतलब फ्लूइड के केस में बात करते हैं, तो क्या होता है कि वो फिर आते आते एक टर्मिनल वेलोसिटी पे आ जाती है, मतलब फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे तक गिरती है। ठीक है, अब वो कांस्टेंट वेलोसिटी क्या होती है, टर्मिनल वेलोसिटी या टर्मिनल स्पीड बोलेंगे उसे हम। एंड मूव्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड देयर आफ्टर, उसके बाद वो यूनिफॉर्म, देखिए वही चीज़ यहाँ पे बोल दी गई, उसके बाद वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करती है। व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ड्रॉप इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड हाफ ऑफ इट्स जर्नी। तो देखो फर्स्ट में तो वो क्या कर रही है, वेरी कर रही है, लेकिन सेकेंड में वो वेरी नहीं कर रही है। व्हाट इज़ द वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स इन द इंटायर जर्नी इफ़ इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड इज़ 10 मीटर पर सेकेंड। तो बस हमें क्या करना है, यहाँ पे बस यही कॉन्सेप्ट यूज़ करने हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी बता दिए गए हैं। ठीक है, तो क्या है जो चीज़ इसे गिवन है पहले तो हम वो लिख लें। देखिए आर जो है वो क्या है 2 मिलीमीटर है। आर अगर 2 मिलीमीटर है तो ये 2 इंटू 10⁻³ हो जाएगा क्या, मीटर्स। ठीक है, मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। एच जो है वो 500
अपॉन 2, आधी डिस्टेंस जो हो जाएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी, इतने मीटर हो जाएगी फॉर ईच हाफ। किसके लिए, ईच हाफ के लिए, दिस इज़ फॉर ईच हाफ। अब देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, रो, ये होता है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, मास ऑफ ड्रॉप, मास ऑफ ड्रॉप, मास निकाल लें हम ड्रॉप का, m क्या हो जाएगा 4/3 πr³, क्योंकि ड्रॉप स्फेरिकल होगी, एंड रो। ठीक है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये फॉर्मूला यूज़ किया गया है। अब हम वैल्यू पुट कर दें, 4/3 पाई इंटू 2 इंटू 10⁻³ तो आपको यहाँ पे देखिए मिल जाएगा 32 π/3 इंटू 10⁻⁶ kg। ये मास आ गया ड्रॉप का। इसको और सॉल्व हम इसलिए नहीं कर रहे कि आगे भी कहीं कट पिट जाएगा कुछ। तो ये क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ड्रॉप क्या होता है, mg इक्वल्स टू 32 π/3 इंटू 10⁻⁶ और g की वैल्यू 9.8 न्यूटन्स। न्यूटन्स क्या, फोर्स की बात कर रहे हैं, न्यूटन्स में आएगा। ठीक है, अब वर्क डन की बात कर लें हम। वर्क डन ड्यूरिंग ईच हाफ, वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। आपको पता है वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी अगर हम निकालें तो वही पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन के फॉर्म में, मतलब वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो दिस इज़ व्हाट 32 π/3 इंटू 10⁻⁶ इंटू 9.8 इंटू 250, दिस इज़ इक्वल्स टू 0.082 जूल। ठीक है, ये इसके बराबर आ गया। फॉर द इंटायर जर्नी की अगर हम बात करें, देन टोटल वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स WR इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दी हमने कि क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन क्या है, एक वर्क डन तो ये फोर्स की वजह से हो रहा है, दूसरा वर्क डन किसकी वजह से हो रहा है, रेजिस्टिव फोर्स की वजह से हो रहा है। अब हम क्या करें, जो करना है वो उसको यहाँ पे हम बस वैल्यू रख दें, बाकी तो हम ऊपर कर ही चुके हैं जो करना है, mv² माइनस WG, बस अब इनकी वैल्यू रख के सॉल्व करनी है हमें, इंटू 10⁻⁶ इंटू 100 एंड माइनस ऑफ 0.082 इंटू 2, सॉल्व करेंगे तो 0.0017 माइनस ऑफ 0.164 और ये आपका आ जाएगा माइनस ऑफ 0.1623 जूल्स। ठीक है, ये आंसर आ गया आपका। रजिस्टिव वर्क डन निकाल रहे हैं तो रजिस्टिव वर्क डन का मतलब ही होता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट ही होगा वर्क डन। ठीक है, नेगेटिव वर्क डन हो रहा है यहाँ पे, तो आपको होप सो क्लियर हुआ होगा। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ चैप्टर 6 और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, अ मॉलिक्यूल इन अ गैस कंटेनर हिट्स अ हॉरिजॉन्टल वॉल विद अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये ऐसे गया और यहाँ से ऐसा आया रिफ्लेक्शन के बाद, एंड एंगल 30 है विद नॉर्मल, rebounds with the same speed, is momentum conserved in the collision और is the collision elastic or inelastic, ये हमें पता करना है। दिख रहा है किस तरह से जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए इन ऑल टाइप ऑफ कोलिजन मोमेंटम इज़ कंजर्व। जितने भी कोलिजन होते हैं आपको पता है वहाँ पे मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इन ऑल टाइप ऑफ कोलिजन मोमेंटम इज कंजर्व। ठीक, लेट अस चेक द कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि अब हमें जब ये बताना है ना इलास्टिक है या इलास्टिक है, तो ये किस पे डिपेंड करता है कि अभी ये काइनेटिक एनर्जी इसमें कंजर्व है या नहीं है। ठीक है, तो हम अब कंजर्व चेक करते हैं। एज द वॉल इज़ टू हैवी, वॉल क्या है, बहुत हैवी है, तो द रिकॉइलिंग मॉलिक्यूल
द रिकॉइलिंग मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस नो वेलोसिटी इन द बॉल, है ना। हम जब बॉल इतनी तेज़ है तो बॉल तो आगे चलेगी नहीं, सॉरी बॉल तो मतलब कम वेलोसिटी की है और बॉल बहुत हैवी है, तो ऐसा तो नहीं है कि बॉल हिट करेगी इसे और ये मूव करेगी, ऐसा नहीं पॉसिबल है, इसलिए ये रिबॉन्ड कर रहे हैं, है ना। तो ये वेलोसिटी ऑफ बॉल, इफ़ m इज़ मास, अगर m मास है ऑफ द गैस मॉलिक्यूल एंड कैपिटल M इज़ मास ऑफ वॉल, ठीक है, देन टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगी, देखिए E2 इक्वल्स टू हाफ m 2 स्क्वायर प्लस हाफ m, ये इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। तो अभी आपको पता है कि फाइनली कुछ मूव नहीं कर रहा है, E2 जो हो जाएगा वो 2 × 10⁴ जूल, ठीक है। तो विच इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बिफोर कोलिजन। अब हम कोलिजन की बिफोर, ये तो क्या है आफ्टर कोलिजन का केस है, बिफोर कोलिजन निकाल लें। बिफोर कोलिजन देखिए E1 जो हो जाएगा वो क्या होता है, हाफ m और 200 का स्क्वायर, तो दिस इज़ 2 × 10⁴ मिली जूल, ठीक है। ये दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है कि इसके बराबर है। तो बिफोर कोलिजन इक्वल्स टू आफ्टर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी दोनों सेम है, मीन्स ये कैसा कोलिजन होगा, दिस कोलिजन इज़ इलास्टिक कोलिजन। जब कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों ही से जो कंजर्व रहता है, उस सिचुएशन में जो कोलिजन होता है वो आपका कैसा होता है, इलास्टिक होता है। जब मोमेंटम कंजर्व रहे बट आपका काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाती है तो वो इन इलास्टिक कोलिजन होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम चेक करके बता सकते हैं कि आप कोलिजन जो है वो आपका इलास्टिक है और इनइलास्टिक है। होप सो क्लियर हुआ होगा आपको। थैंक यू।